अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दिन भर में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान ख्यार बानो अबान। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे ईरान अमेरिका सफारती जंग और मुज़ाकरात के हवाले से। तो ईरान ने एक बार फिर सफारती महाज पर अपनी बरतरी साबित कर दी है। हालिया कशीदगी के बावजूद अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाते हुए तेहरान ने बड़ा सफारती वार किया है। ईरान के मुतालबे पर अमेरिका को तुर्की के बजाय ओमान में मुज़ाकरात पर आमादा होना पड़ा, जिसे माहिरीन वाशिंगटन के साथ जारी तनाव में ईरान की नुमायां कामयाबी करार दे रहे हैं। और ईरानी वजारत खारजा का कहना है कि जुमा को ओमान में होने वाले मुज़ाकरात के लिए तैयारी मुकम्मल है। दूसरी तरफ तुर्की और मुस्लिम अरब ममालिक ने भी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात पर मुशावरत के लिए सर जोड़ लिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद का इजहार करते हुए कहा कि तेहरान मिडनाइट हैमर जैसा दोबारा नहीं किया जाएगा। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं, ईरानी सहाफ़ी जो हैं और माहिर हैं मशरिक़ अमूर के मुर्तज़ा नगरी साहब। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। ईरान और अमेरिका के हालिया मुज़ाकरात को आप सफारती लिहाज से किस तरह से देखते हैं, और ईरान ने ओमान में मुज़ाकरात पर जो आमादगी का इजहार किया है, इसके पीछे क्या हिकमत अमली है ईरान की? बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में शामिल होने का मुझे मौका दिया। देखिए, ये जो मुज़ाकरात हैं ये पहली दफ़ा नहीं हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है, हम्म। ये मुज़ाकरात कई मरतबा पहले भी हो चुके हैं। ईरान हमेशा मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा है। ईरान ने सफारती सतह पर सबसे पहला ऑप्शन जो रखा है वो मुज़ाकरा रखा है, और इसमें कोई शक नहीं है। दुनिया की बड़ी बड़ी कुव्वतें बड़ी बड़ी तबाहकारियों के बाद भी मुज़ाकरात की टेबल पर आई हैं और वो मसले सॉल्व हुए हैं। तो ईरान भी इसी का कायल है। और आपने देखा, जेसीपीओ से लेकर आज तक ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा है। तब भी अमेरिका और जो वेस्टर्न यूरोप है उन्होंने मुज़ाकरात से हाथ उठाया। जो पहले मुज़ाकरात हो चुके थे और तकरीबन एंड पर थे, और हसन रूहानी के ज़माने में यहाँ एक बार ऐलान भी हुआ था कि अब इसका नतीजा आने वाला है और हम सेलिब्रेशन करेंगे, सैंक्शंस को हटाया जाएगा। लेकिन एन मौके पर अमेरिका उस मुज़ाकरात से पुल आउट हुआ और आहिस्ता 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 यूरोप भी अपने आप को उस मुज़ाकरात से निकाल के किनारे पर ले आया। नतीजे में ये फिजा बरकरार हुई, ये जो अभी तक चल रही है। हम्म। और फिर 12 रोजा जंग से पहले भी आपने देखा होगा कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर थे। उनको मुज़ाकरात के, जो मैं इंतहाई सादा लफ्जों में अगर कहूं कि मुज़ाकरात का लॉलीपॉप देकर टेबल के ऊपर लाया गया और गाफिलगिरी के अंदर उन पर हमला किया गया। तो सवाल यह है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए आमादा है या अमेरिका आमादा है? तो जवाब सो सिंपल, ईरान हम्म। पहले दिन से मुज़ाकरात के लिए आमादा है। चूंकि ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, ईरान मुश्किलात में है इस वक्त। उनकी करेंसी, मैं जो यहाँ पर थोड़ा बहुत अरसा गुजार चुका हूँ, 4-5 साल का, इसके अंदर ईरान की करेंसी 1500% डी वैल्यू हुई है। हम्म। बहुत बहुत बड़ा अदद है ये, 100-500% डी वैल्यू होना। तो ऐसा ही ईरान है। को मुज़ाकरात की जरूरत है। ईरान हमेशा मुज़ाकरात की टेबल पर बैठा है और आज भी बैठेगा। लेकिन मसला सबसे बड़ा ये है कि अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, डिक्टेट कर रहे हैं। मुज़ाकरात और डिक्टेट में फर्क है। फर्क है। मुज़ाकरात विन विन की सिचुएशन पर होते हैं कि कुछ आप लेकर जाएंगे, कुछ हम लेकर जाएंगे इस मुज़ाकरे के तहत। लेकिन अमेरिका जो मुज़ाकरात के लिए शराइत रख रहा है उसमें कहीं भी मुज़ाकरात वाला सिलसिला नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं, इनको आप एंडोर्स करें, इनको ओके करें, इन पर अमल दरामद करें, खत्म। तो वो जो 4 पॉइंट्स हैं वो पूरी दुनिया जानती है। यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है उसको जीरो करना, जो इनरिच्ड यूरेनियम है उसको दूसरे मुल्क में यानी सालिस की तरफ मुंतकिल करना, मिसाइल की रेंज को कम करना, 300-400 किलोमीटर तक लेके आना, और जो इलाके में रेजिस्टेंस मूवमेंट्स हैं जो अपने दिफा के लिए, अपने इलाके के लिए, अपनी जमीन के लिए लड़ रही हैं, उनकी किसी भी तरह की हेल्प ना करना। तो आप मुझे समझाइए, दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क होगा या कौन सा ऐसा आकिल होगा जो कबूल करेगा कि मिसाइल की रेंज ईरान 300-400 किलोमीटर तक लिया, वो मिसाइल तो ईरान के एक सूबे से दूसरे सूबे तक नहीं जा सकते हैं, तो हम्म। वो इसराइल या अमेरिका को क्या हिट करेंगे? और नतीजा लीबिया का आपके सामने है, नतीजा यूक्रेन का आपके सामने है, नतीजा सीरिया का आपके सामने है। ये सारे ममालिक न सिर्फ तबाह हुए बल्कि इनकी मुस्तकबिल में बेहतरी की उम्मीद भी लोगों की खत्म हो गई है। और हजारों अफराद इस फजा के अंदर हर रोज उनका कत्लेआम होता है, जहनी तौर पर भी और जानी तौर पर भी। तो ईरान आज रोज अव्वल मुज़ाकरे की टेबल पर है। सवाल यह है कि अमेरिका मुज़ाकरे की टेबल पर है या नहीं। हम्म। अगर अमेरिका मुज़ाकरे की टेबल पर है तो फिर मुज़ाकरात कहाँ है, टेबल टॉक कहाँ है? ये तो डिक्टेट है। तो ठीक। मैं समझता हूं कि अगर मुज़ाकरात अब की बार किसी सतह पर अगर काबिल तहम्मुल हुए तो वो सिर्फ एक सूरत में हो सकते हैं कि यूरेनियम की अफजूदगी के ऊपर ईरान बात करेगा
कि हम यूरेनियम जो ईरान की मजलिस शूरा के रुकन ने भी कल ये कहा कि हम सिर्फ इस बात पर आमादा हैं कि यूरेनियम की जो एनरिचमेंट है उसके लेवल को हम 20% 30% नीचे लेकर आ जाएंगे, वो भी उस सूरत में कि अमेरिका हमें उसका खमियाजा पे करे, जो नुकसान हमें उससे होगा वो अमेरिका हमें पे करे। इस एक सूरत में हम अमेरिका की सिर्फ अच्छा, बात को मानेंगे, ठीक है। और जो 40 मुल्क तक जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसे पहुंचाने का जो मुर्तजा सिलसिला साहब, है ट्रंप के जो उसके हालिया लिए भी बयानात ईरान हैं, ने आपका अभी पॉइंट आ गया इस पे, हालिया जो बयानात हैं वो ये समझ नहीं आ रही वाज़े तौर पर, वो ये कहते हैं कि ईरान के खिलाफ किसी भी जारहियत या मिडनाइट हैमर जैसी कार्रवाई दोबारा नहीं की जाएगी, लेकिन ट्रंप के जो मुतजाद बयानात हैं और जो अभी तक जितनी भी हिस्ट्री बता रही है, पहले कुछ कहते हैं वो कर देते हैं, क्या इन बयानात को हम सीरियस ले सकते हैं या फिर ये बयानात सिर्फ ईरान को भटकाने के लिए? देखिए, ये भी एक एक गेम है। पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि ईरान को हमने मुज़ाकरे की टेबल पर बुलाया बिठाया, हमने मुज़ाकरात की पेशकश की, ईरान हम्म। आया और ईरान ने हमारे मुज़ाकरात, हमारे साथ बैठकर जो मुज़ाकरात होने थे उन्हें तस्लीम नहीं किया। क्योंकि अमेरिका हमेशा जवाब पैदा करता है किसी भी काम से पहले। आपने देखा लीबिया में जवाब पैदा किया गया, आपने देखा इराक में जवाब पैदा किया गया, आपने देखा सीरिया में जवाब पैदा किया गया, आपने देखा अफगानिस्तान में जवाब पैदा किया गया। लेकिन खुद अमेरिकन ऑफिशियल्स बाद में इस बात का इकरार करते रहे हैं कि इन तमाम जवाजात को जिन्हें पैदा किया उनमें से एक भी जवाब वैलिड नहीं था जिन ममालिक पर हमले किए गए। हम्म। तो ये भी जवाब पैदा करने की कोशिश है। ट्रंप का कोई एतबार नहीं है। देखिए, ये हमला ट्रंप करेगा। उसकी वजह, उसकी दो वजूहात हैं। पहली सबसे बड़ी वजह, मैं कई चैनल्स पर यह बात कह चुका हूं, हमारे कुछ हजरात जो सीनियर सहाफी हैं और सीनियर जो सहाफत से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो भी इस बात से थोड़ा सा कतराते हैं। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं कहूंगा ये बात, ट्रंप के दो बड़े मसाइल हैं। सबसे पहला मसला रिपब्लिकन्स पार्टी से इसका ताल्लुक है। रिपब्लिकन्स पार्टी को फंड्स देने वाली बड़ी तादाद यहूदी लॉबी की है, जिसको ये नेतन्याहू कमांड करता है या जो नेतन्याहू के साथ कोऑपरेट करते हैं। दूसरी बड़ी वजह जो एप्स्टन लीक्स हैं, जेफरी एडवर्ड एप्स्टन लीक्स, एक पूरा सिलसिला है, मैं आपको बताऊंगा तो आपको तो मुझसे ज्यादा बेहतर इल्म होगा। जी 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 ये जी। दो सिलसिले ऐसे हैं कि जिनकी बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि ट्रंप को फोर्स किया जाएगा या जंग या जेल। लेकिन अब मसला सबसे बड़ा यह है कि ट्रंप एक ऐसे दलदल के अंदर फंस चुका है कि जंग करे तो जान जाती है, ना करे तो इज्जत ये तो जाती है। मुर्तजा साहब, ये एक जो बड़े अभी आपने दलदल के जिस अंदर जो फंस जिक्र चुका है किया है, जो क्योंकि बहुत जंग। बड़ा स्कैंडल है, ये एप्स्टीन जेफरी वाला एप्स्टीन लीक्स जो सामने आई हैं, जी जी। इस पर ट्रंप के बहुत चीज़ें जो है ना वाज़े तौर पर वो सामने आ चुकी हैं। पूरी दुनिया ने वो 3.5 मिलियन जो डेटा है ना वो रिलीज हो चुका है और उसमें बार बार ट्रंप का जिक्र है और जिस तरह से छोटी बच्चियों के साथ जो भी किया गया है वो सब क्लियर है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अब अपनी इस चीज़ को छुपाने के लिए या डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ट्रंप ईरान पर हमला कर सकते हैं? देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं, ये छुपाने का मसला नहीं है। अभी तो सिर्फ चंद पत्ते लीक किए गए हैं, ऐसा ये ही है। पत्ते अभी लीक नहीं हुए हैं। हम्म। ये पत्ते पिछली जो वॉर थी ईरान के ऊपर इसराइल ने जो हमला किया उसमें जो अमेरिकन पूरी सपोर्ट थी, उससे पहले कुछ पत्ते लीक किए गए। वेनेजुएला के मामले में कुछ पत्ते लीक किए गए और अब भी कुछ पत्ते लीक किए गए। मकसद कहने का यह है कि पूरी डिटेल्स अभी भी लीक नहीं है। ट्रंप को यह समझाया जाता है कि या जंग या जेल, हालांकि ट्रंप खुद जंग नहीं चाहता। ये याद रखिएगा, ट्रंप तबीयत के एतबार से बनिया आदमी है। बनिया आदमी कभी भी रिस्क नहीं लेता है। हम्म। ट्रंप का सिर्फ काम यह है कि वो हयाहू के जरिए, एक साइकोलॉजिकल वॉर के जरिए एक फिनोमेना क्रिएट करता है। उस फिनोमेना के जरिए सामने वाले को डराकर उससे मफादात हासिल किए जाएं। जो न डरे उसकी उस सूरत में स्टेप बैक है। मैं उसकी आपको दो मिसालें देता हूं और हमारे लोग बहुत अच्छी तरह समझेंगे। पहली मिसाल, यमन ने जब इनका बहरी बेड़ा हिट किया तो इन्होंने पहली फुर्सत में यमन से अपने मामला अलग कर लिए और कहा कि जो आपने इसराइल के साथ करना है करें, हमारा आपसे कोई वास्ता नहीं है। दूसरी मिसाल, इंडिया के साथ इन्होंने जब टैरिफ का मामला किया तो इंडिया अपने उस मौकिफ पर अड़ा रहा। इंडिया ने अमेरिकन मौकिफ को कबूल नहीं किया, नतीजे में अमेरिका ने टैरिफ इंपोज किए। यूरोप के साथ भी यही मामला इसका हुआ, तो इंडिया और यूरोप को आपस में एक मार्केट मिल गई। जैसे ही फ्री ट्रेड का मुआहिदा अमेरिका और इंडिया और यूरोप का हुआ, आप देखिए कल और परसों 2 दिन के अंदर अंदर अमेरिका ने फिर जो है वो, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर मोदी से बातचीत की और अब जो है वो अमेरिका इंडिया के साथ आजाद मुआहिदे के लिए एग्री हो रहा है और इसके मुज़ाकरात ऑन द वे हैं, प्रोसेस हैं। तो ईरान भी अपने स्टैंड पर अगर कायम रहे तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में हतमन स्टेप बैक होगा। लेकिन दो एहतमालात जरूर हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी के ऊपर यहूदी लॉबी का असरअंदाज होना और दूसरा ये एप्स्टाइन लीक्स का मजीद आगे बढ़ना। ये दो चीजें ऐसी हैं जिनकी बुनियाद में मुझे लगता है कि हो सकता है ट्रंप को हिमाकत करे, लेकिन अमेरिका के थिंक टैंक्स अगर होशियारी से काम लें तो ये पॉसिबल नहीं होगा।
ठीक है। अच्छा, तुर्की और अरब ममालिक अगर हम बात करें तो मुज़ाकरात पर मुशावरत में किस हद तक अहम किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अरब ममालिक अगर चाहते तो आज से 2 साल 3 साल पहले भी यही किरदार अदा कर सकते थे। ना हमास जाती, ना लेबनान जाता, ना सीरिया जाता, ना दूसरे ममालिक जाते, हत्ता लीबिया तक नहीं जाता। लेकिन इनके किरदार के गैरफाल होने की वजह से, या यूं कहिए कि एक एरोगेंट और कॉलोनियल पावर की छतरी के नीचे इनकी जिंदगी गुजारने, और इनके भी एप्स्टाइन लीक में बहुत सारे पेपर लीक्स होने की वजह से इनका कोई किरदार रहा नहीं है। अब हम्म। मसला सिर्फ यह है कि ईरान एतबार करे या ना करे। तो इसकी बुनियादी जो मिसाल है वो ये है कि ईरान उन ममालिक पर कैसे एतबार करे कि ईरान ने जब इसराइल को चारों तरफ से मैसूर किया, तो इन्हीं ममालिक के जरिए ठीक। आजरबाईजान से तुर्की के थ्रू तमाम ऑयल की और गैस की सप्लाई इसराइल को जारी रही। अरब अमारात एक हब बना रहा, एक हब बना रहा। दो टोक बात कर रहा हूं, इसराइल के लिए वेपन सप्लाई का और जो बुनियादी जरूरी अशियाए जिंदगी हैं उनकी सप्लाई का इमारात हब बना रहा। और हम्म। जब ईरान के ऊपर हमला हुआ तो उसमें कई अरब ममालिक ने अमेरिका का, इसराइल का न सिर्फ बयानिए की हद तक साथ दिया, बल्कि हम्म। इंटरनली बहुत सारे मामलात में भी साथ दिया। ठीक। यही वजह है कि ईरान अब अरब ममालिक पर एतमाद के मामले में बहुत एहतियात से काम लेता है। ओमान वाहिद वो मुल्क है जो ईरान के साथ बहुत ज्यादा करीब है, और ओमान पर ईरान एतबार भी करता है। इसीलिए आप जो खबरें सुन रही हैं कि ईरान ने जो टर्किया से जो जी। मुज़ाकरात का सिलसिला है वो ओमान मुंतकिल किया, इसके पीछे भी दो वजूहात हैं। पहला ये कि ईरान ये दिखाना चाहता है कि मुज़ाकरात में हमारा पलड़बारी है ना अमेरिका का, ठीक। और ठीक। दूसरा ये है कि हमें ओमान पर दीगर ममालिक से ज्यादा एतमाद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस इशू पर वो हमसे बात कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम इशू है जिसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपनी शिरकत तो यकीनी बना दी है, लेकिन भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच का बाज़ाब्ता बायकॉट किया। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि कौमी गैरत और खुददारी किसी भी खेल से बढ़कर है और ICC के सामने हम कभी भी नहीं झुकेंगे। इस इकदाम को महज मैच से दस्तबरदारी नहीं, बल्कि क्रिकेट माफिया के खिलाफ ऐलान जंग करार दिया जा रहा है, जो सियासत को खेल पर तरजीह दे रहा है। पाकिस्तान के इस फैसले से भारतीय ब्रॉडकास्टर्स को अरबों रुपए का नुकसान होने का खदशा पैदा हो गया है, और भारत को ये मैच वॉक ओवर में भी नहीं मिलेगा। इस बायकॉट का मकसद ना सिर्फ पॉइंट्स टेबल का नुकसान बर्दाश्त करना है, बल्कि बांग्लादेशी टीम के साथ इजहार यकजहती भी है, जिनकी सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात को ICC ने नज़रअंदाज किया, और इससे आलमी क्रिकेट में इंसाफ और बराबरी के असूलों पर भी सवालात उठ गए। इसी पर हमारे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक क्रिकेटर मुश्ताक अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए मुश्ताक अहमद साहब। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करना, आप क्या समझते हैं, क्रिकेट में कौमी फ़ख्र के एतबार से कितना अहम इकदाम है, और इससे पाकिस्तान के जो 2 पॉइंट्स जाएंगे, क्या पाकिस्तान की कारकर्दगी पर इससे फ़र्क पड़ेगा? ऑब्वियसली क्रिकेट पे फर्क पड़ना है और पड़ेगा भी, और इसके काफी कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं। मगर यहाँ पे ये पॉइंट्स का और वो दूसरे नुकसानात का मसला नहीं है। अब यहाँ पे डिग्निटी का और आपकी रिस्पेक्ट का मसला है। तो आप देखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया ने कितने मैचेस हैं, ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे नहीं गया, जिम्बाब्वे नहीं गया, इंग्लैंड भी नहीं गया, और श्रीलंका नहीं गया। उन्होंने अपना 2 पॉइंट्स जो फॉरफिट दे दिए थे। अब ये सारा जो सिचुएशन इस वक्त जो हुई है ना, ये इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया, बहुत बोल्ड स्टेप लिया और बड़ा दलेराना फैसला किया है। उसकी रीजन पता है क्या है? कि जितना पैसा ये ICC कमा रहा था, पाकिस्तान चाहे नंबर 8 की टीम है रैंकिंग में, बट पाकिस्तान का जो ब्रांड है वो ब्रॉडकास्टर्स के लिए वो इतना इम्पोर्टेंट है कि जितना भी पैसा रेज करते ना, आप 80% आप एक पाकिस्तान और इंडिया के मैच के पैसे कर ब्रॉडकास्टर्स के और 20% बाकी टीमों के। आप अंदाजा करें कि ये कितना बड़ा धचका लगेगा इनको सबको जो इन चीजों को अब्यूज कर रहे थे। तो आई थिंक क्रिकेट की जीत होनी चाहिए। स्पोर्ट्समैन जितने भी हैं हमारे क्रिकेटर्स, एक्स क्रिकेटर्स हैं जो इसमें गेम में इन्वॉल्व है, अभी हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, मगर ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है पिछले 6 महीने से, आई थिंक ICC को अब पॉजिटिव रोल अदा करना चाहिए। और मैं ये मानना बिल्कुल, मुझे 100% यकीन है, मैंने एक निजी चैनल पे बात भी की थी कि अब ICC अंडर द टेबल दे विल इन्फ्लुएंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि हमारे साथ बैठ के बात करें और इस मैच को कंटिन्यू करें।
ठीक है, हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे दूसरे गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्पोर्ट्स एंड अहमद नजीब सत्ती साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सत्ती साहब। सत्ती साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ आलमी क्रिकेट में इंसाफ और बराबरी के असूलों पर सवाल उठाता है कि मतलब अब जो हमने स्टैंड लिया है, ये स्टैंड लेना कितना ज़रूरी था और इस सब मामले में हम कहाँ पर खड़े हैं अब? जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैं पहले बिल्कुल पूरा पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बैक पे खड़ा है, और इंडिया ने जो जिस तरह से अपनी एक चौधराहट मचाई हुई थी, उसको चैलेंज किया है पाकिस्तान ने, राइटली सो किया है। जब आपका दिल चाहे आप कहीं जाएँ, आप कमिट करके मुकर जाएँ। नजम सेठी साहब के दौर में 2014 में हमने एमओयू साइन किया था, उससे करके मुकर गए। पाकिस्तान को हमेशा कहते रहे कि आप आएँ हम भी आएँगे। पाकिस्तान चला जाता था, आप मुकर जाते थे। जिसको मर्ज़ी आंखें दिखा दें, जिसकी मर्ज़ी साथ ज़्यादती कर दें। आईसीसी के इवेंट्स में आप अपने लिए वेन्यू अपने चूज करवा लें, आपको हर तरह के फेवर दिलवा दें। और पाकिस्तान के साथ कब से, लेकिन जब से मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन आए, ये हाईलाइटेड फीचर है कि पाकिस्तान ने अब उनको टक्कर दी है। ये समझ रहे थे कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है बोर्ड के पास, हम ये कर लेंगे। इस वक्त रियलिटी ये है कि सब क्रिकेट बोर्ड को, सिर्फ भारत को नहीं, आईसीसी के साथ सब क्रिकेट बोर्ड को लाले पड़ गए, क्योंकि मेजर सबसे लुक्रेटिव गेम है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और ये आईसीसी में अगर ये मैच ना हो तो इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया की क्रिकेट पे जाके लगता है। एंड यही बिल्कुल पिन पॉइंट जगह पे जो है हिट किया पाकिस्तान ने। आपने बांग्लादेश के साथ ऐसे किया, आप हर पूरी यानी आपने पूरी दुनिया के क्रिकेट को यगरमाल बनाया, पर पाकिस्तान बिल्कुल फर्म खड़ा है, और किसी ना किसी कंट्री को ऐसा स्टांस लेता है, और पाकिस्तान से बेहतर कोई मुल्क नहीं था ये स्टांस लेने के लिए, क्योंकि जो वैल्यू इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की है वो किसी और कंट्री की नहीं हो सकती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरा ख्याल है कि मेक एंड ब्रेक सिचुएशन होगी, और यहाँ पर इंडिया को कम से कम, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो बैकफुट पे जाएगा, और जितना वो टोटल ही इजारादारी अपनी क्रिकेट में बनाई हुई थी उसमें थोड़ा सा रीविजिट जरूर होगा, मुझे ऐसे लग रहा है। ठीक है, मुश्ताक अहमद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो बिल्कुल सही वक्त पर लिया गया और बहुत ज़रूरत थी इसकी, क्योंकि आईसीसी की जानिब से और भारत की जानिब से जो बदमाशी क्रिकेट में की जा रही थी, और पहले ही इसको सियासत ज़्यादा तो कर दिया गया था, अब उनको ये बावर कराना बहुत ज़रूरी था कि आपके अलावा भी कोई स्टैंड ले सकता है और क्रिकेट को खेल की तरह खेला जाए। आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के इस इक़दाम से मकामी और बैन अल-अक़वामी क्रिकेट ब्रॉडकास्टर्स को क्या नुकसान होगा, और आईसीसी को इस पाकिस्तान और भारत का मैच जब नहीं खेला जाएगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा? भाई ने अभी जो बात की है बिल्कुल ठीक किया। मैंने भी बताया आपको 80% ऑफ रेवेन्यू मतलब वर्ल्ड कप जो रेवेन्यू है ना, 80% एक मैच पे डिपेंड करता है पाकिस्तान का। और आपने कभी नोट नहीं किया, हर दफा जितनी दफा आप उठा के देख लें कि आप एशिया कप में उठा के देख लें, पाकिस्तान और इंडिया एक पूल में होंगे, वर्ल्ड कप उठा के देख लें एक पूल में होंगे। वाई कुछ वो सालों के पैसे कवर करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा रोल जो नेगेटिव रोल अदा किया है ना आईसीसी के साथ, इंडिया के साथ, वो इंग्लैंड और स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड। जी अच्छा मुश्ताक साहब, आपको हम सुन नहीं पा रहे, इस मामले को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अहमद, आपकी जानिब आऊंगी। बांग्लादेशी टीम के सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात के साथ इजहार यकजहती करना किस हद तक अहम था, और अब आप समझते हैं कि शायकीन क्रिकेट जो हैं वो भी समझ चुके हैं कि जब खेल को खेल की तरह नहीं खेला जाता तो फिर एहतजाज करना पड़ता है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान का स्टैंड करना बिल्कुल ठीक था, क्योंकि पहले क्या होता था कि पाकिस्तान कहता था और कोई और स्टैंड नहीं करता था। आज पाकिस्तान ने किसी के लिए स्टैंड लिया है, तो पाकिस्तान ने एक एग्जाम्पल सेट किया कि भाई नहीं, हमने प्रिंसिपल के ऊपर स्टैंड करना है। आज बांग्लादेश के साथ ऐसा कर रहे हो, पाकिस्तान के साथ आप हमेशा करते ही थे, तो कल आप किसी और मुल्क के साथ हो सकता है, स्पेशली नेबरिंग कंट्री के साथ इंडिया के मसाइल रहते ही हैं। और जो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ स्टैंड करके बहुत अच्छा फैसला किया है, और इससे बड़ा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के कितने इवेंट खराब किए। 2023 का जो एशिया कप था उसमें पाकिस्तान उसका होस्ट था, इंडिया ने उसको सारा खराब किया, और इंडिया ने कहा जी हम नहीं आते, और वहां पर पाकिस्तान का इवेंट खराब हुआ, और हम होस्ट हैं और हमारे यहाँ सिर्फ 4 मैच हुए या 3 से 4 मैच हुए, मतलब ये बहुत कम। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हमारा इवेंट था, वी आर द होस्ट, और इंडिया ने कहा जी सिक्योरिटी कंसर्न्स है, वो तो आईसीसी ने फौरन से पहले मान लिया, उसके ऊपर तो कोई वोटिंग नहीं हुई। आपने हमारा सारा इवेंट खराब कर दिया, सारे कंफर्ट इंडिया को एक ही दुबई के मैदान में सारे मैचेस खेल रहा है। और अब जब बांग्लादेश ने सेम ग्राउंड्स के ऊपर कहा कि जी हमारे प्लेयर को सर टारगेट किया जा रहा है, मुस्तफीज को भेजा, वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द सिक्योरिटी एंड दीस काइंड ऑफ थ्रेट्स, तो आपने बिल्कुल वोटिंग करा ली पहले, और बिल्कुल अलग आपका एक मुल्क के लिए अलग स्टांस है, दूसरे मुल्क के लिए अलग स्टांस है, तो दुनिया को नजर आता है। दैट्स व्हाई मेरा ख्याल है कि ये स्टांस लेना, ये नौयत ऐसी थी कि अब नहीं तो कब।
तो ये बिल्कुल सही टाइम था कि कभी तो ये सिलसिला रुकना चाहिए, और पीसीबी ने बिल्कुल सही वक्त पर, और जो उन्होंने ये कहा है ना कि बड़े टेक्निकल वर्ड यूज किए हैं कि बिल्कुल वी विल नॉट ग्राउंड आवर टीम ऑन द 15 फरवरी, जिसको लोग बायकॉट कह रहे हैं, वो उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड यूज नहीं किया, तो पीसीबी ने बड़ी ही टेक्निकल टर्म यूज किया, बड़े सोच समझ के उन्होंने ये काम किया। बिल्कुल ठीक है, और बहुत ज़रूरत थी इस सारे काम की। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे अहमद नजीब साहब, मुश्ताक अहमद साहब क्रिकेट के हवाले से हमारे साथ बात कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे लाहौर में होने वाली बसंत के हवाले से। लाहौर और पंजाब एक बार फिर अपनी सकाफत के रंग बिखेरने को तैयार है। लाहौर में बसंत की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। हुकूमत पंजाब की जानिब से 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर और 6-7 फरवरी को आम तातील के तौर पर ऐलान किया जा रहा है। सुबह भर में इतवार तक 4 छुट्टियों से खुशी की लहर दौड़ गई है और 4 रोज़ा तातीलात के बायस तालीमी इदारे और दफातर बंद रहेंगे, जबकि लाहौर में बसों, सड़कों और बाजारों को बसंत के रंगों से सजा दिया गया है। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक पतंगबाजी के लिए मौसम भी साजगार रहेगा, जिसने शहरियों के जोशो खरोश में भी मजीद इजाफा कर दिया है। तैयारियों के हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर इमरान भट्टी। इमरान, आप इस वक्त मौजूद हैं मोची गेट के पास, और वहाँ पर सुना है कि पतंगे और ये सारी चीज़ें लोग ख़रीद रहे थे, अभी क्या ख़त्म हो चुकी हैं? क्योंकि लोगों की ये शिकायत सामने आ रही हैं कि ना कहीं से पतंग मिल रही है और ना ही डोर मिल रही है। जी बिल्कुल, एक दिन बाकी है बसंत फेस्टिवल में, तो बाजार से जो है डोर पतंग जो है वो गायब हो चुकी है, नायाब है इस वक्त। अगर किसी शॉप के ऊपर जो है वो पतंगे और डोर अवेलेबल है तो उनकी प्राइस इतनी ज़्यादा है कि लोग जो है वो सिर्फ सुन के आगे बढ़ जाते हैं, कीमत पूछते हैं और आगे चले जाते हैं, साथ शिकवा भी करते हैं कि इतनी ज़्यादा महंगाई किस तरह मुमकिन है। वही गुड्डा जो आज से करीबन 10 दिन कबल या 15 दिन कबल 300 रुपए का 250 रुपए का फरोख्त होता था, आज वो 700 रुपए में 800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। इमरान, डोर का जो पिन्ना है, इसके अलावा शहर के और जगहों पर भी स्टॉल्स लगे हुए हैं जहां से लोग खरीद सकते हैं, या फिर एक जगह पर सारी पतंगे और डोरे मिल रही हैं? जी देखिए, गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ जो सेलर्स हैं और मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको लाइसेंस जारी किए गए थे, QR कोड भी उन्हें जारी हुआ। उसके बाद मुख्तलिफ एरियाज जो हैं शहर के, वहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स भी बैठे हुए हैं और सेलर्स हैं वो भी फरोख्त कर रहे हैं। ताहम ये एक मेन बाजार है, मार्केट थी मोची बाजार, तो लोग जो हैं खरीदारी के लिए यहाँ पे मोची बाजार का रुख करते हैं क्योंकि एक बड़ी मार्केट है, तो यहाँ पे सेलर्स भी ज़्यादा है और मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, तो शायद उन्हें कीमत जो है वो कम मिल सके और जो स्टॉक की अवेलेबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो। ताहम क्योंकि मुकाबला ज्यादा है और वक्त कम है और जो सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कहते हैं कि हमें टाइम कम मिला है, वक्त कम मिला है, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी नहीं कर पा रहे, और अगर जो मार्केट में माल पड़ा हुआ है ये भी तो खबर आई थी कि अब दूसरे शहरों से और सूबों से भी आप मंगवा सकते हैं, तो क्या वहां से मंगवाई गई हैं, इकदाम किए गए? और दूसरा, ऑनलाइन लोग फरोख्त कर रहे हैं और उसकी कीमत बहुत ज्यादा है, यहाँ पे क्या कीमत चल रही है इस वक्त? जी बिल्कुल गवर्नमेंट ने तो ये परमिशन दी थी कि दीगर सूबों से भी, और फिर हाल ही में ये भी कहा गया कि जो लाहौर शहर के मुल्का अजला हैं या शहर हैं वहाँ से भी डोर मंगवाई जा सकती है, क्योंकि अब डिमांड बढ़ चुकी है। तो पेशावर और दीगर सूबों से जो डोर थी, जो पतंग थी, उन्होंने भी उस मार्केट ने, पेशावर की जो मार्केट थी, उन्होंने भी कीमतें बढ़ाई। अब वो यहाँ पे जब ट्रांसपोर्ट का कैरेज भी आता है, यहाँ पे मंगवाते हैं तो वो अखराजात वहीं पे पड़ते हैं, तो ये सेलर वो कहते हैं कि वहाँ से मंगवाने के भी अखराजात हैं। और पेशावर की जो मार्केट है और दीगर अजला की जो मार्केट है उन्होंने भी कीमतें बढ़ा दी है, तो इस वजह से फिर वो कीमत यहाँ पे जब आती है तो उसमें अपनी प्रॉफिट रख के जो है मार्जिन रख के वो सेल करते हैं, तो जो खरीदार है उनको लगता है कि ये ज्यादा महंगे दामों में फरोख्त की जाए। दूसरी जानिब ऑनलाइन का भी ये लोगों की कोशिश है कि जिस तरह से भी अवेलेबल हो उनके पास गुड्डी और डोर जो है पतंग के दिनों में अवेलेबल हो, दस्तियाब हो, ताकि वो जो है बसंत मना सकें। हत्तुल इम्कान कोशिश यही है लोगों की कि किसी ना किसी तरीके से डोर मिल जाए, उन्हें पिन्ने मिल जाए डोर के और साथ साथ पतंगे मिल जाए। अब जो छोटी साइज की पतंगे हैं वो भी मार्केट में मिल रही है, वो भी बड़ी मुश्किल से लाइनों में लग के जो लोग हैं वो पतंग ठीक है, मुकाबला जो है बड़ा सख्त है और हम देख रहे हैं कि वक्त बड़ा कम है, लोग जो हैं पतंगे के लिए बेताब नजर आ रहे हैं, लेकिन मार्केट में पतंगे और डोर जो है वो मिल ही नहीं रही, क्योंकि जब मिल रही है तो वो बहुत ज़्यादा रेट्स पे मिल रही है, तो लोग वो लेना नहीं चाहते। इमरान भट्टी इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अब हम रुख करेंगे अरसलान रफ़ीक भट्टी की जानिब, जो कि लोगों के साथ मौजूद हैं और वो जानेंगे कि लोग इस वक्त किन मुश्किलात का शिकार हैं। मैं पहुंच गया हूं जी मोची गेट, और यहाँ पे वो उसी तरह गहमा गहमी है। अच्छा, एक बात जो कल मैंने गुज़िश्ता रोज़ बताई थी कि जी पतंगें डोरें बहुत महंगी हैं, ये काने की पतंगें उड़ेंगी तो नहीं लेकिन खूबसूरत बहुत हैं, ये देख सकते हैं आप। ये कितने की है जी? ये 300 की। 300 की एक, 300 की एक दे रहे हैं। ये उड़ेगी तो नहीं लेकिन ये खूबसूरत बहुत हैं। ये देखें, बड़े रंग बिरंगे बसंती रंगों के साथ, खासकर ये देखें, ये देखें, ये हैं
आगे भी चलेंगे, लोग यहाँ पर जो हैं वो गुड़ियाँ डोरें और ख़रीद कर ला रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे, कोई ना कोई भी काबू आ जाएगा हमारे, और वो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो गुड़ियाँ और पतंगे लेकर आ रहे हैं, क्योंकि आगे जाने का मतलब यह है जी कि फंस जाना, और रश बहुत ज़्यादा है, और कोशिश ये कर रहे हैं हम कि रश से बचें और अपना काम भी कर लें। और इसी तरह ये एक नौजवान जो है जी ये लेके आ गया है। और कितने के ले आए हैं? 300 के जी। कितने? ये 5 यानी 60 रुपए का एक। नहीं, ये एक 300 ये का 60 का नहीं सर, एक अकेला गुड्डा 450 मांग रहा, 350 दिया उसको, बड़ी मुश्किल। ये 350 का ये गुड्डे का साइज आप देख लें, और इतना सा ये देख लें, ये 300 रुपए का हो गया है। और आप देख लें कि कितनी महंगाई यहाँ पे हो गई है। ये भी नौजवान आए हैं, इनसे पूछते हैं और कितने के लाए हो और कहाँ से ले आए हो इतने सारे? यार 200 का लाए हैं, पीछे से ले आए हैं। 200 का एक? 200 का एक लाए हैं। 200 का एक गुड्डा है। उनका यही कहना है कि जनाब महंगाई खासी ज़्यादा है। ये 500 रुपए का पर पीस है जी, QR कोड लगा हुआ है। अगर ये पहुंच गए घर तक इनके पास सही सलामत तो ये ज़रूर उड़ाएंगे। शाबाश, चलो जी, लो जी, ये आगे थोड़ा सा और चलेंगे। वो एक साहब उधर हैं, उनसे ये एक और बच्चा आ रहा है, ये देखें आप कि ये आ रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आपको मैक्सिमम रेट जो है यहाँ पे बताएं। लो जी, ये पतंग ले आए हैं फाइनली, ये बगैर डोर के उड़ाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, जितनी ऊपर इन्होंने कर दी। हाँ जी, कितने की लाए हैं एक? यार हम 3000 की लेके आए। एक 3000 की एक पतंग? तो डोर कहाँ है? डोर भी अभी ढूंढ रहे हैं। तो इसको ना डोर मिली तो फिर क्या करेंगे? ढूंढ लेंगे, कहीं ना कहीं से तो ढूंढ फिर लेंगे। 3 दिन बसंत के क्या करना है? फिर इसको स्टॉक कर लेंगे। हाँ जी, पास पे गुजारा करेंगे। ये मिस मैनेजमेंट है गवर्नमेंट की। अगर उन्होंने लाओ किया था तो उन्हें चाहिए था प्रोवाइड भी करवाते पूरी तरह। आया ये पतंग कितने की है? ये 100 रुपए की पतंग है। आज से पीछे चले जाए, 20 साल पहले चले जाए, 100 रुपए की पतंग, पंजा दी पतंग 100 रुपए की मिलती सी। सिर्फ 2 गुड़ियां लेके जा रहा है, क्या करना है? मैं उठाऊंगा किधर? घर पे। तो डोर कहाँ है? डोर मेरे जो नहीं, गोर पड़ी अपने पास। नहीं, वहाँ से नहीं मिलती, वहाँ से लूंगा अपने मल्ले से। मिल जाती है? मिल जाती है। तो जी इनके मल्ले पे चलते हैं सारे ही और कोशिश करते हैं कि डोर मिल जाए और महंगी मिल जाए। जी, हुकूमत को ये, मरीम नवाज साहब को ये है अपील है कि आपने गुड्डियां तो बेशुमार करवा दी हैं, जो लोरियों को आपने शुदाई बनाया है, ये उड़ाएं किस पे? बस ये कि ये इरादा तो नहीं है कि पुलिस ने बस आगे छापिया ही पकड़ना ही है तो लेके जाना है। अवाम तो गुड्डियां धड़ाधड़ लिए जा रही है, उड़ाना किस पे है? धागा ही नहीं मिल रहा। ठीक है, किस ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। ये तावा इसमें 300 का भी है, 400 का भी है, 450 का भी है। 1.5 तावा नहीं है ही नहीं इस टाइम, वो है ही नहीं किसी के पास। डोर भी खत्म हो गई है ही नहीं डोर किसी के पास। धागा दे दें। धागा भी नहीं है। और कोशिश यही है लोगों की कि चूंकि वक्त कम रह गया, मुकाबला सख्त हो गया है, तो लोगों की कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पतंग, डोर और गुड्डे जो हैं वो हासिल किए जा सकें और 3 दिन बसंत जो है भरपूर तरीके से मना सकें। ठीक है अरसलान, अगर आपको भी मिलती है ना पतंग और डोर तो मेरे लिए भी खरीद लीजिएगा, शायद हम भी थोड़ा एंजॉय कर लें बसंत का। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन। बदरा में ज़माना सज़ा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टाइन स्कैंडल से मुतल्लिक मजीद लाखों दस्तावेज़ात मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिन्होंने आलमी सियासत और अशराफिया में हलचल मचा रखी है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक नई फाइल्स में ईमेल्स, वीडियोस, तस्वीर और कानूनी रिकॉर्ड शामिल है। जेफरी एप्स्टाइन वो अमरीकी अरबपति था जिस पर कम उम्र लड़कियों के जिनसी इस्तेहसार, इंसानी स्मगलिंग और बासर शख्सियात को ब्लैकमेल करने के संगीन इल्ज़ाम थे, और वो 2019 में अमरीकी जेल में पुरस्कार तौर पर मुर्दा पाया गया, जिसकी मौत आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है। ताज़ा दस्तावेज़ात में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से एक ईमेल का जिक्र सामने आने पर भारत की अपोजिशन जमात कांग्रेस ने सख्त सवाल उठा दिए, और कांग्रेस का कहना है कि ये मामला कौमी वकार और बैनुल-अक़वामी साख से जुड़ा है। मोदी बताएं कि वो जेफरी एप्स्टाइन से किस नोयत का मशवरा ले रहे थे और इसराइल के दौरे को एप्स्टाइन ने कामयाब क्यों करार दिया था। कांग्रेस ने दावा किया कि ईमेल में मोदी के इसराइल दौरे को अमरीकी मफादात से जोड़ा गया। इन फाइल्स में अमरीका का सदर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी ये दावा सामने आया है कि वो इसराइली असर व रसूख के बायस कॉम्प्रोमाइज थे, जिनके दामाद जो हैं वो भी इसमें शामिल थे। बहुत 3.5 मिलियन जो है डेटा वो सामने आ चुका है। बहुत सा डेटा जो है वो अभी छुपा हुआ है, उसको कंट्रोल किया हुआ है। जिस दिन वो साथ तो बहुत से इंकशाफात मजीद होंगे। इसी पर हमारी गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, माहिर है बैनुल-अक़वामी अमूर की डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहिबा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। जेफरी एप्स्टाइन के ताज़ा इंकशाफात ने ये जो फाइल सामने आई हैं इस पे तो नज़र आया है कि ये इंसान नहीं था, बल्कि इसको हैवान भी नहीं कह सकते, जिस तरह से माइनर्स के साथ उनके जिनसी इस्तेहसाल किया गया। और उसके अलावा जो हमारी सो कॉल्ड एलीट है उसका तो असल चेहरा आवाम के सामने आ गया है कि ये करते क्या हैं।
देखिए, जेफरी एप्स्टीन एक पूरे रैकेट का हिस्सा था। वो उसकी जो गर्लफ्रेंड थी जेसलीन इन और या गैलीन मैक्सवेल जो है, वो रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी है। और रॉबर्ट मैक्सवेल एक ब्रिटिश था जो कि इस्राएली स्पाई था, और वो भी बहुत असर रसूख रखने वाला आदमी था, और उसकी भी बड़ी मिस्टीरियस जो है वो मौत हुई थी। एक बोट पे वो कहीं मछलियां पकड़ने गया हुआ था, और वहीं पे वो उस डूब के जो है उसकी मौत हो गई। तो उसके बारे में आज तक नहीं पता चल सका कि वो भी एक्सीडेंटल था या जो भी था। उसकी बेटी जो है, फिर उसने ये एक पेयर अप किया एक मैथ के टीचर जो है, जूनियर स्कूल के टीचर का, जिसके पास बीए की डिग्री भी नहीं थी। तो ये हाई स्कूल ग्रेजुएट था, फिर वहां से इसको ग्रूम किया गया। तो इसको जब भी इस पे बात होती थी तो बात ये होती थी कॉन्स्पिरेसी है, एंटी सेमिटिज्म है। तो आप ना तो इसराइल की बात बीच में करें, ना इसमें जो है वो जेफरी एप्स्टीन की इस तरह की बात करें। हाँ ठीक है, उसके अमीरों वाले शौक जरूर थे, मगर कभी बहस होती थी कि वो लोग जो थे उसके विक्टिम वो माइनर थे, कभी ये कि वो कंसेंशुअल था। लेकिन लोग बहुत अरसे से इस पे बात कर रहे थे, लेकिन इस्राएली लॉबी जो है वो इतनी स्ट्रांग है, और वो अब तो सर्टिफाइड है कि वो मोसाद का एजेंट था, और वो पूरी दुनिया के अंदर इसराइल का असर रसूख बढ़ाने के लिए इतना पावरफुल आदमी था कि जो मुल्कों के सरबराह थे उससे वन फोन कॉल अवे थे, और फिर उसके आइलैंड पे आया करते थे, और वहां पे हर कमरे के अंदर कैमरे लगे हुए थे, जहां पे वो जो कुछ भी करते थे उनकी वीडियोस बनती थी। और उन वीडियोस की बुनियाद पे हमने देखा है कि किस तरह से हमारी दुनिया जो है, अब हम समझते हैं कि जहन्नम बनी हुई है। कैसे हमें फैसलों की समझ नहीं आती कि ये फैसला कौन ले सकता है, कैसे लिया जा सकता है। तो ये फैसले जो हैं वो कंप्रोमाइज वीडियोस जो हैं वो आपसे करवा रही होती थी, और उन वीडियोस की जो डिटेल सामने आई हैं उनमें सिर्फ जिनसी इस्तेहसाल नहीं है माइनर बच्चों और बच्चियों का। वो माइनर बच्चियां भी आप कोई 14-15 साल नहीं, वहां पे 5 से 6, 7, 4 साल की बच्चियां जो हैं स्मगल होती थी, और बच्चियां जो हैं उनकी सेक्रीफाइस होता था, ह्यूमन सेक्रीफाइस जिसे कहते हैं। फिर वहां पे कैनिबलिज्म होती थी, एक रिचुअल के तहत जो है उनके जिंदा के एज़ा जो हैं वो काट कर खाए जाते थे। और ये जो चीजें सामने आई हैं, और इनमें जो नाम सामने आए हैं, और वो जो हमें ह्यूमैनिटी और सिविलाइजेशन का जो लेक्चर दे रहे होते हैं हम जैसे जाहिल बारबैरिक लोगों को, तो समझ में नहीं आता कि इतना कुछ जो है वो हम डाइजेस्ट अब कैसे करेंगे, और इतने कुछ पे अब ये लोग किस तरह से पर्दा डालेंगे, ये कैसे बताएंगे कि कौन कौन इसमें कितना कंप्रोमाइज है। आप देखें, जैसे आप मोदी का जिक्र कर रही हैं, तो अनिल अंबानी एक ईमेल करता है जेफरी एप्स्टीन को, से कहता है कि जो भी हमने सोचा था, जो तुम्हारी मदद मुझे चाहिए थी, दैट वेंट वेरी वेल, एंड मोदी वाज डांसिंग इन इजराइल इन फ्रंट ऑफ नेतन्याहू एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट, थैंक यू सो मच, नाउ द थिंग्स विल बी ऑन द राइट ट्रैक। वहां पर जाकर नाचता रहा है, वो इजराइल को नाच कर खुश करता रहा है, चूड़ी पजामा पहन के। उसके बाद भी ये चीज़ें सामने आई हैं कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अंबानी ग्रुप में की गई है, जब मोदी वहां पे नाच के आया। और अगर हम उसकी बात करें जेफरी एप्स्टाइन की, तो वो भारत के बारे में वो गलत बोल रहा है। वो कह रहा है कि ये बहुत शिट जगह है, मतलब ये अच्छी जगह नहीं है, ये कोई रहने के काबिल जगह नहीं है, मुझे इसका एटमॉस्फेयर पसंद नहीं आया। और सांप के भी जिक्र किया गया है कि अगर सांप और भारत का बंदा भारतीय सामने खड़ा हो तो भारतीय को मार दो, सांप को छोड़ दो। तो ये वहां पे नाच के दिखाता रहा है चूड़ी पजामा पहन के। तो ये नाचना जो देखें एलीट है ना, वो अनिल अंबानी ने उसके बाद जो $1 ट्रिलियन का बिजनेस लिया, और फिर उस बिजनेस में जो उसको शेयर मिले, और जो एप्स्टीन को इसके बदले में मिला के इंडिया जो है वो पूरे का पूरा जो है वो इजरायली कैंप में चला गया। उसके बाद हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी के टाइम तक ये जो इंडियन नैरेटिव था वो 2 स्टेट सोल्यूशन का था। ये आपको मोदी के हिंदुत्व जो है उसके अंदर नजर आता है कि 2 स्टेट की ये बात नहीं करते। गजा के जेनोसाइड को इन्होंने एक दफा भी स्टेट लेवल पे कंडेम नहीं किया, और जो भी गजा के जेनोसाइड पे अगर प्रोटेस्ट करना चाहता है स्टूडेंट, तो ये उसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो अब हमें ये समझ में आता है कि एप्स्टीन पूरी दुनिया में काम कर रहा था इसराइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और लोगों को कंप्रोमाइज करने के लिए, फॉर द सेक ऑफ इसराइल। और जो लोग फिर उसमें कंप्रोमाइज हो रहे थे, वो आप देखें कि आज इसराइल के हाथ का खिलौना बनकर पूरे रीजन में वो दहशतगर्दी को जो है वो सपोर्ट करता हुआ फिर रहा है। और अब उसके पास, मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास भी क्या जवाब होगा। बिल गेट्स का इसमें जिक्र किया गया है कि बहुत अच्छे ताल्लुकात थे जेफरी एप्स्टीन से।
तो इसमें पोलियो वैक्सीन का भी जिक्र आया है, तो ये चीज़ तो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही है कि अगर ऐसा बंदा जो इंसानियत से जिसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो कह रहा है कि अगर पोलियो वैक्सीन पिलाने वाले जो लोग हैं, रेस्क्यू एहलकार, उनको अगर मारा जा रहा है तो मैं इस पर इक़दाम कर सकता हूँ, ये ईमेल में लिखा है। तो आप क्या समझती हैं इससे? तो फिर जो वैक्सीन आती हैं उस पर भी बहुत से सवालात उठते हैं। तो हमारे यहाँ पोलियो शहरबानो खत्म क्यों नहीं हो रही? ये जो एनजीओज यहाँ पे पोलियो वैक्सीन लेके आती थी, ये तो मेरी अपनी जो है वो रिसर्च है कि वो यहाँ पे डाटा इकट्ठा करती थी जो कि डेमोग्राफिक डाटा है, और उसके बाद वो डाटा जो है वो प्रोवाइड किया जाता था इंटरनेशनल एजेंसीज को, और फिर वॉर ऑन टेरर में उस डाटा को रुथलेसली इस्तेमाल किया जाता था। किस घर में कितने जवान बच्चे हैं, वहाँ पे लड़कों के बारे में खास तौर पे डाटा इकट्ठा किया जाता था कि किसकी इंक्लाइनेशन कहाँ है, कौन किस घर में, और फिर रैंडमली जो है वहाँ पे उनको वॉर ऑन टेरर में तो जो माएँ थी वो दरवाजे फिर उन्होंने खोलने छोड़ दिए थे। इसीलिए हमारे यहाँ जो है वो पोलियो खत्म नहीं होता, क्योंकि ये बात तो एनजीओज के पॉइंट ऑफ व्यू से आम पब्लिक को भी समझ आ गई थी कि ये क्या है। तो जो बिल गेट है उसका लिखा हुआ है, पता नहीं हम स्टेट टीवी पे अब इतना जो है वो हो सकते हैं लाउजी के नहीं कि वो जनाब बाकायदा जो है वो प्रोस्टिट्यूशनिंग करता हुआ उसको एसटीडी लग गई और वो फिर उसके बाद एंटीबायोटिक जो है वो मांगता हुआ फिरा था। बात मसला शहरबानो ये नहीं है, मसला ये है कि हम जो लोग हैं जो अपनी कदरों को, अपनी रवायात को, अपने बिलीफ सिस्टम को पकड़ के बैठे हुए हैं, इन्होंने हमारे लिए एक बाइनरी अपोजिशन बना दी है। बाइनरी इन अ सेंस कि ये गुड हैं और हम ईवल हैं, हमारी हर कदर बुरी है, हमारा हर रस्म बुरी है, हमारा हर रिवाज बुरा है। कभी ये आ जाते हैं हमें आजादी दिलवाने के लिए हमें बम्बार्ड करने, कभी यहाँ पे इनको प्रॉब्लम होता है किसी और चीज के ऊपर तो हमें ये तरक्की देने के लिए आ जाते हैं। तो ये लोग हैं क्या जो कि 6-6 महीने के बच्चों को ज़िबा करके उनकी आंतों में से फुजला निकाल के खा रहे हैं एज अ रिचुअल जो है। तो आपको उस वक्त आप नम हो जाते हैं। तो फिर तो ये गजा के अंदर जितना जेनोसाइड बच्चों का खास तौर पे हो रहा है और जितनी तादाद में बच्चे जो हैं वहां पे उनको सेक्रीफाइस किया जा रहा है, इसका मतलब है वो भी किसी बड़ी रिचुअल का हिस्सा है। और उस बड़ी रिचुअल में हम बेबसी की तस्वीर बने हुए बैठे हैं और कोई किसी किस्म की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मोरालिटी की डेकेडेंस का ये आलम है कि आज से कुछ 10 साल पहले एक लतीनो लड़की थी, वो इनके जंगल से बाहर निकली, बच के उसने कहा और उसकी वीडियो भी सामने आ गई कि ये अंदर इंसानों को खा रहे हैं, ये इंसानों को खा रहे हैं। उस वीडियो का भी किसी को कोई पता नहीं चला, उस लड़की का भी किसी को कोई पता नहीं चला, और ये इतने ताकतवर हैं। और अब ये पूरा वेस्ट जो है, अगला जो बॉम्बशेल है वो ये लॉबिंग कर रहा है कि जी ये जो जेफरी एप्स्टीन था ये रशियन स्पाई था। आई मीन वो ग्रूम किया हुआ था एक ब्रिटिश का, और जो उसके साथ उसकी बिजनेस पार्टनर थी वो ब्रिटिश सिटीजन थी। कनेक्शन तुम्हारे MI6 से मिल रहे हैं, CIA ने तुम्हें आपको नहीं लगता कि ये जो मामला है अभी भी दबाया जा रहा है, अभी भी इसको रेप की तरफ लेकर जा रहे हैं, माइनर्स के इस्तेहसार की तरफ लेकर जा रहे हैं, लेकिन जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसमें एक इजरायली माइंडसेट है, प्रॉपर प्लानिंग है कि किस तरह से हम ज़ायनिज़्म और ज़ायनिस्ट जो है वो सारे तरीके इन पे आजमा सकते हैं और वो किस तरह से लोगों को अपने माइंडसेट में लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, लोगों को पहले कंप्रोमाइज करो, फिर उनसे अपनी मर्जी के डिसीजन दिलवाओ, और उसके बाद पूरे का पूरा जो एलीट है जिसमें आप इंटेलिजेंशिया है, एकेडेमिया है और मीडिया है, इस सारे के सारे को कंप्रोमाइज करो, या तो इन द टर्म ऑफ काइंड या इन द टर्म ऑफ कैश। और जब वो कंप्रोमाइज हो जाए तो फिर सिर्फ एक छोटा सा अपार्टाइड कॉलोनी जो है उसको बचाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर एंटीसेमिटिज्म का ढोल पीटते रहो, और अंदर जो है वो आप इतने गंदे घनौने, मतलब मुझे नहीं समझ आती कि ये मुल्कों के प्रेसिडेंट हैं, ये मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये दुनिया में और बड़े मुल्कों के जो पूरी दुनिया की किस्मत का फैसला कर रहे हैं, इनके अंदर का गंद आप देखें तो आपको हैरानी होती है कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो इस हद तक गलाजत की तरफ जो है वो जा ही नहीं सकता। इनके अंदर ज़ायनिज़्म में एक पूरा कल्ट है, तकरीबन कोई काफी 1000 साल से भी ज्यादा पुराना, जिसके अंदर ह्यूमन सेक्रीफाइस होता है। इस पे
ओपरा विन्फ्री ने एक लड़की की जो है वो इंटरव्यू किया था, जिसको बाद में सिस्टम से हटा दिया गया। बहुत पुराना ओपरा का एक इंटरव्यू है जिसमें उसने बताया कि हम ज्यूइश फैमिली के अंदर, हमारे अंदर एक बाकायदा कल्ट है और बहुत ज्यादा तादाद में हम हैं जो हम बच्चों को सेक्रीफाइस करते हैं। बिल्कुल शाहजा साहिबा, मुझे लगता है कि हैं। जितनी लंबी ये सामने आए हैं ना पेपर्स, 3.5 मिलियन, ये एक एक पेपर के ऊपर पूरी अगर हम प्रोग्राम भी करें तो वो भी कम होगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और इस हवाले से हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर शाजिया अनवर चीमा साहब। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कराची के इलाके लियारी को मिलाने वाली मिर्ज़ा खान रोड जगह जगह टूट फूट का शिकार है और लूट मार के साथ साथ इमलाक के नुकसान का भी बायस बन रही है। सड़क पर हर जगह गड्ढे और खुले गटरों की वजह से शहरियों का गुजरना भी मुहाल हो चुका है। नुमाइंदा खसूसी सुनो न्यूज़ कराची अरबाब अली चांडियों ने स्पेशल रिपोर्ट तैयार किया, ये वो देखते हैं। शहर में अगर आपको अपना हादसा कराना हो तो कहीं और सड़क पे जाने की जरूरत नहीं है। कराची को लिंक करने वाले मिर्जा आदम खान रोड पे आ जाए, खुद ही गिर जाएंगे, क्योंकि इतने खड्डे, इतनी गटर लाइनों के ढक्कन उठे हुए और इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि आपके गुजरने के बाद आपकी सलामती यहाँ से मतलूब नहीं है। यहाँ की शहरियों से पूछते हैं। इतने बड़े बड़े खड्डे, मैनोल खुले हुए, कोई देखने वाले नहीं, सब आंखें बंद करके बैठे, बस खाने वाले हैं सारे। बस ये हादसा यही होते हैं, रोजाना कोई ना कोई हादसा हो जाता है। यहाँ में तो कोई देखने वाला है नहीं। गवर्नमेंट सेंध है, बस वो आंखें बंद करके बैठी। यहाँ कोई मर रहा है या जी रहा है, गरीब का एहसास नहीं है। कोई पानी भरे हुए हैं, रोडों के खड्डे बने हुए हैं, रोजाना कोई ना कोई हादसा हो जाता है। हर दिन हर गली में पानी जमा होता है, बच्चे औरतें वो गुजर नहीं सकती, कोई गिर जाता है, बुजुर्ग होते हैं, जो इन्होंने बोला हो रहा है। ये तो हाल ही कोई नहीं का छड़कता, चलन का जगह ही नहीं की। बहुत परेशानी बड़ी है, बहुत ही तंग है असी। आज पानी भरिया गलियां दे विच, गोडे गोडे पानी है। अपना खांचा बना के खा पी रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, सालन बकरा खा रहे हैं, चांपे वाला गोश्त, कभी सीना कभी पुट, ये खा पी रहे, मौज कर रहे हैं। हम लोग को गरीबों का पीछा हुआ है। पानी टूट गई। हाँ। आपकी गाड़ी की कमाल अभी देखो, अभी टूटी हुई है, अभी बनवानी ऐसे हादसा और वाकयात ये इसी वजह से होते हैं। जैसे ब्रेक मारा खड्डों में, पीछे आगे किसी ने मार दी गाड़ी। अच्छा। हाँ, बहुत मसले यार, ये वॉल खुले होते हैं, गाड़ियाँ गिरती है, 0 मीटर गाड़ी आते, सारे जम हम सारे खराब हो जाते हैं। ये रोड सारा खराब है यार, देखो कैसे खराब है। मेन रोड खुले हुए, बच्चे गिरते हैं, पानी खड़ा होता है, दिखता ही नहीं है किधर है कट्टे, बच्चे गिर जाते हैं। मैं खुद ही गिरा हूँ, बड़े बड़े कट्टे। हालात सही नहीं समझ गए लोग। सड़क वक्त खराब है, टूटा हुआ है, गाड़ी कभी अभी गाड़ी गिर गए वो खड्डे में। एक मरतबा मैंने देखा इस रोड को जिंदगी में बनते हुए, उसके बाद वो आर्मी वालों ने बनाया था, उसके बाद नहीं बनाया। आपको तो चाहिए कम से कम सड़कों का निजाम तो बेहतर कर दें, और आप सड़कें बनाते हैं तो उसके बाद आपको याद आ जाता है यहाँ गैस की लाइन डलनी है। आप भी लूट चुके हैं? हाँ जी, लूट। क्या क्या लूटा है? मेरे से बस ये पैसे थे 2-3 हज़ार रुपए बस। अच्छा। हाँ, अचानक वो गाड़ियों से नमूदार होते हैं, गाड़ियों के पीछे बैठे हुए होते हैं। हाँ। तो अचानक एकदम सामने आ जाएंगे। रात क्योंकि में आप सड़क टूटी हुई, आप स्लो चलाएंगे। स्लो चलाएंगे। हाँ, यानी हादसा अलग, लूटा मारी अलग, लोगों को मुसीबत अलग, ट्रैफिक जाम अलग, धूल अलग और परेशानी अलग, और अल्लाह की मार उन पे पड़े जो ये सारे लोगों को ये सारी मुसीबतों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। कराची से रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, सियालकोट का रुख करेंगे। सियालकोट की 2 मरकजी शाहराहों को मिलाने वाला रोमाला रोड नाकिस मटीरियल और बद इंतजामी की नज़र तकमील से पहले ही सड़क टूट फूट का शिकार हो चुकी है, जिससे शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई हैं। रोमाला रोड की कबल अज़ वक्त तबाही ने साबित कर दिया कि सरकारी मनसूबों में मयार को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे उमर शहजाद भट्ट से। जी उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोंदर रोड और हेडमराला रोड को मिलाने वाले एक वाहिद रास्ते पर, जिसको रोमाला रोड कहा जाता है। इस रोड का मैं आपको बताता चलूँ, तकरीबन 30 साल से ये रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है, और चंद माह पहले इस रोड को बनवाने के लिए इस इलाका के MNA और MP ने कोशिश की है, और ये रोड जो है वो शुरू तो हो गया, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि अभी ये रोड मुकम्मल नहीं हुआ, और इसको रोड जो है वो जितना भी रोड उन्होंने बनाया है वो टूट फूट का शिकार शुरू हो चुका है। इसी हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं मजीद क्या कहना चाहेंगे। ये अक्सर पहले तो सारी जिंदगी टूटा ही हमने देखा है, इतनी हमारी उम्र हो गई है, ये बना ही नहीं है, अब बनना शुरू हुआ है, लेकिन जो बना है ना वो भी टूट फूट का शिकार हो गया है। अभी भी हम यहाँ जिस जगह पे खड़े हैं
ये भी बिल्कुल इधर तो अभी तक उन्होंने बनाया ही नहीं है। तो हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि ये रोड को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि जो मुश्किलात हैं लोगों के लिए वो उनके लिए उनमें तो थोड़ी आसानी हो। तो ये मसला हमारा है, ये प्लीज़ इसको हैंडल करें। जी, आप शहरी की बात सुने थे, वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि रोड अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ और जो रोड बना है वो भी टूट फूट का शिकार हो चुका है। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपील की गई है कि इस रोड को बेहतरीन क्वालिटी के साथ जो है वो मुकम्मल किया जाए। जी, प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।